क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को दिया यस जा मैम। चुका है। ये यूनिट 3 का लास्ट पीडीएफ है, जिसमें कि हम लोग लास्ट टॉपिक ऑफ दैट यूनिट फ्रीक्वेंसी रिस्पांस डिस्कस करने वाले थे, बट बीच में मिड टर्म आ गया। और जो कि आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा, क्वेश्चन भी पूछे गए थे, इससे पढ़ा था आप में से किसी ने अटेम्प्ट किए क्वेश्चंस थ्योरी के? मैंने कुछ कॉपीज चेक की हैं, और आप लोगों ने क्लास में जब पढ़ाया जाता है तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि एटलीस्ट 60% स्टूडेंट्स होंगे जो कि जो पढ़ाया जा रहा है वही लिख रहे हैं। बट क्योंकि ऑनलाइन मोड में क्लास चल रही है, तो ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट 50% से भी ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो कुछ भी लिख रहे हैं। कुछ भी मतलब आपको क्लास में जो डेटा दिया जा रहा है, क्लास में जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जो भी कंटेंट आपको क्लास में मिल रहा है, उसके अलावा अगर आप कुछ लिख रहे हैं, दैट मीन्स क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको या तो समझ नहीं आ रहा है, या आप उसको नहीं लिखना चाह रहे हैं। जो पढ़ाया जा रहा है आपसे एक्सपेक्टेड यही है कि टेस्ट में, एग्जाम में आप वही लिखें, क्योंकि एक होता है क्वालिटी कंटेंट और एक होता है जार्गन। तो अगर आप क्वालिटी कंटेंट को छोड़ करके गूगल से कुछ भी सर्च करके रैंडमली लिख देंगे और उसे आप पीडीएफ बना के सेंड कर देंगे, और उसको मैं चेक करने में आपको पता है टाइम बहुत लगता है। और जब ये दिखता है कि सामने वाले ने, बच्चे ने कुछ भी लिखा हुआ है, पढ़ाया ये गया है, लिखा आपने ये है, तो बहुत ज्यादा उससे फिर ऐसा लगता है कि मेहनत ही क्यों करो। तो आप लोग इस चीज को समझिए, और फिर उसका असर कहीं ना कहीं दिखता ही है। हमारे हाथ में क्या है, वी कैन गिव यू मार्क्स ऑफ एक्सटर्नल, वी कैन गिव यू मार्क्स ऑफ इंटरनल। तो हम वहां पे आपकी एक असर देखेंगे भाई। तो आप अपनी परफॉर्मेंस उस हिसाब से दीजिए। अगर आपको जो आप फीडबैक अपना दे रहे हैं, मतलब हम लोग आपको किससे असेस कर रहे हैं, जो आप अपना पीडीएफ बना करके देते हैं, उसको अगर हम लोग अपना टाइम निकाल करके उसको चेक कर रहे हैं, और उसमें भी आपने कुछ भी लिखा हुआ है, कुछ भी मतलब जो पढ़ाया गया है उसके अलावा आपने कुछ भी लिखा है, दैट मीन्स कि आपको क्लास में इंटरेस्ट नहीं है। ये सही चीज नहीं है बेटा। आप में से जो भी ऐसा करते हैं वो ऐसा ना करें, क्योंकि मैंने कॉपीज चेक की हैं, और उनमें से कुछ कॉपीज ऐसी हैं, मैं नेम नहीं किसी का ऐसे लूंगी कि आपने ऐसा लिखा है। अदरवाइज मैं ये कर सकती हूँ कि आपको पीडीएफ शो करूँ किसी, ये क्या लिखा है आपने, आपको क्लास में क्या पढ़ाया गया है। बट ये सही नहीं होगा। आप खुद से इतने समझदार हो चुके हैं, सभी 18+ हैं। प्लीज ऐसा मत करिए। आप लोग दोनों टेस्ट हो चुके हैं, बस एक वाइवा रह गया है, इंटरनल का वाइवा एंड एक्सटर्नल का वाइवा। इंटरनल का वाइवा किसी भी दिन मैं ले सकती हूँ, जिस दिन भी आपकी क्लास शेड्यूल होगी, क्योंकि उसमें 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लगेगा, और अभी मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, मतलब तबीयत ठीक नहीं थी। इस वजह से मैं परसों नहीं ले पाई आप लोगों का साथ ही में टेस्ट के साथ। बट वो कभी भी आपका शेड्यूल कर दिया जाएगा, उसका आप मत सोचिएगा कि अब इंटरनल नहीं होगा, डायरेक्ट एक्सटर्नल से ही होंगे। क्योंकि आप पता है ज़्यादा दिन क्लास चलेगी नहीं, एक्सटर्नल की डेट आ जाएगी, एक्सटर्नल के बाद क्लास आपकी लगने वाली है नहीं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आवाज आ रही है? आप लोग खुद से बताइए भाई कि अगर क्लास में नहीं समझ आ रहा है तो फिर से बताइए। हमें कोई सिलेबस 5 यूनिट नहीं कवर करनी है, जो पढ़ाया गया है एटलीस्ट उसमें जो भी बताया गया है वो आपको समझ में आए, और वो चीज आप लिखे, वो आप अपना आउटपुट दे, तब हमारा पढ़ाना फुलफिल होगा, सक्सेसफुल होगा कि हाँ हमने कुछ पढ़ाया है। अदरवाइज वेस्ट है सब कुछ, आपकी डिग्री भी वेस्ट है और हमारा पढ़ाना भी वेस्ट है। समझ आ रहा है आप लोग को? सुन रहे हैं आप लोग या नहीं? यस यस मैम। मैम। ठीक है, 27 स्टूडेंट्स हैं अभी। आप लोग की क्लासेस लगेंगी बेटा। देखो ऐसा हो रहा है कि टाइम ऐसा है कि हम लोग जब एक टाइम रहता है कॉलेज जाते हैं तो दैट इज ओनली फॉर टीचिंग। जब घर में रहते हैं तो वो चीज़ बहुत सारी चीज़ों में शेयर हो जाता है। हमें क्लास के टाइम के पे ही फ्री होना उतना पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए जैसे मैंने आज बोला आपको 20 मिनट बाद लिंक सेंड करी। ऐसा हो जाता है, बट कोशिश यही रहेगी कि आपको जैसे ही बताया जाए एटलीस्ट 20 मिनट्स का टाइम मिले कि क्लास आपकी स्टार्ट होने वाली है, ताकि आप लोग प्रिपेयर हो सकें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्लास को अटेंड कर सकें। बट मोस्ट प्रोबेबली जब आपकी क्लास रहती है एज पर द टाइम टेबल, तब आपकी क्लास में लेने की पूरी कोशिश करती है। 70% टाइम ऐसा है कि क्लास ली गई है, कुछ टाइम में नहीं ली गई है, बट आगे भी ली जाएगी क्लासेस, ऐसा नहीं है। और प्रैक्टिकल फाइल का भी है कि आप लोगों को प्रैक्टिकल फाइल भी सबमिट करनी होगी। लास्ट टाइम ईएमआई के केस में आप लोगों ने सॉफ्ट कॉपी बना करके सबमिट करी थी, यस और नो?
यस मैम। यस मैम। यस मैम। सॉफ्ट कॉपी अपलोड करी थी सभी ने, तो आपके पास एक्सपेरिमेंट की लिस्ट तो होगी ही, सिलेबस में आपके गिवन है एक्सपेरिमेंट लिस्ट, और उस एक्सपेरिमेंट में 7 to 8 एक्सपेरिमेंट, मतलब टोटल आपकी 10 एक्सपेरिमेंट्स हैं या 8 एक्सपेरिमेंट्स हैं, उसमें से 5 to 6 एक्सपेरिमेंट्स सिर्फ ओपैम बेस्ड है, जिसमें कि अब हम लोग ओपैम के लास्ट चैप्टर में एंटर कर रहे हैं, विच इज ओपैम एप्लीकेशंस, जिससे कि आपकी वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे जो भी आपके एक्सपेरिमेंट में है। तो जो क्लास में आपको पढ़ाया जा रहा है, जो भी आपको थ्योरी, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज आपको कुछ नहीं दिया गया है, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आपको यही बोला जाएगा कि आप जो ऑनलाइन लैब्स अवेलेबल है, जो आईआईटी बॉम्बे की लैब अवेलेबल है, वहाँ पे एनालॉग सर्किट्स की जो लैब है उसकी लिंक मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, जहाँ पे कि आप खुद जा करके वो एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं और कर भी सकते हैं वर्चुअल लैब के थ्रू, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। बट प्रैक्टिकल फाइल की जब बात आती है तो वहाँ पे आपको प्रॉपर, जैसे कि एक फाइल का फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट भी अगर आपके पास नहीं होगा तो मैं शेयर करूंगी, ताकि सभी बच्चे एक ही फॉर्मेट में फाइल बनाएं। एक ही फॉर्मेट मतलब एक ही तरीका होना चाहिए कि दिस इज द एक्सपेरिमेंट नेम, देन यहाँ पे ये आएगा, ये आएगा, इस फॉन्ट साइज का आएगा। ये नहीं कि कुछ भी रैंडम बना करके भेज रहे हैं। इंजीनियरिंग का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आपने इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट पढ़ लिया। एक नॉन टेक एंड टेक स्टूडेंट में जो फर्क होता है, यू आर एक्सपर्ट इन एक्सेल, एक्सपर्ट इन एमएस वर्ड, एक्सेल एंड एवरीथिंग इन जो भी कंप्यूटर का होगा। तो वो चीज़ें आप कैसे सीखते हो, जब आप अपना फाइल, प्रोजेक्ट और ये सब चीज़ें बनाते हैं। तो ये फाइल बनाना मतलब एक तरीके से आप अपनी मास्टरी कर रहे हो एमएस वर्ड में, एक्सेल में, जिस भी चीज़ में आपको अपना प्रोजेक्ट या फाइल बनानी है। सभी लोगों को अच्छे से अपनी फाइल बनानी है, एंड देन उसको क्लासरूम में जब मैं असाइनमेंट वहाँ पे अपलोड कर दूंगी कि आपको अपना प्रैक्टिकल फाइल का वो करना है, तो सभी लोगों को क्लासरूम में अपलोड करना होगा। जैसे कि अभी आप लोगों ने टेस्ट की फाइल अपलोड करी थी, कुछ लोगों का मिसिंग है उसमें, और जो लोग क्लास में नहीं प्रेजेंट है, दैट मीन्स गूगल क्लासरूम को जिसने ज्वाइन नहीं किया है, तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग क्लासरूम में प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स आप लोग फाइल नहीं सबमिट कर पाएंगे। एट द लास्ट मोमेंट आप बोलते हो कि मैम मैं क्लास में नहीं हूँ, तो अब हम लोग के साथ ऐसा कोई है तो नहीं अंदर से जल्लाद कि नहीं तुम पेपर मत दो, आपको दे दिया जाता है कि ठीक है भाई सेंड कर दो, आप ऐसे कर दो। बट वो सही तरीका नहीं है, ये आपकी केयरलेसनेस को शो करता है। सो बेटर यही होगा कि क्लासरूम को ज्वाइन कर ले जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया है। अभी 53 स्टूडेंट्स हैं, टोटल क्लास की स्ट्रेंथ आप लोगों की 62 है, दैट मीन्स 9 to 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी ज्वाइन नहीं किया है। सो प्लीज ज्वाइन दैट क्लास। और अभी आप लोगों को एक पीडीएफ विजिबल है। उसके अलावा हाँ, थ्योरी पेपर की बात हो गई, फाइल का फॉर्मेट मैं इस वीक शेयर कर दूंगी, आप लोग बना करके उसे अपलोड कर दीजिएगा, ताकि एक्सटर्नल के पहले पहले आपकी फाइल अपलोडेड हो। और बस हो गया, अब क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। पीडीएफ विजिबल है, किसी को और कोई डाउट है क्या तो बताइए। किसी को कोई डाउट? मैम यस बेटे। मैम फाइल में ऑब्जर्वेशन जैसा नहीं रहेगा ना, थ्योरेटिकल फाइल ही रहेगी जैसे प्रीवियस ऑब्जर्वेशन बनाए टेबल थे। नहीं होगी, नहीं होगी। ऑब्जर्वेशन टेबल कैसे हो सकती है जब हमने कोई ऑब्जर्वेशन ही नहीं की है। यस मैम, भले वर्चुअली कर लें लेकिन ऐसे प्रैक्टिकली तो किए नहीं। यस बेटा, मैम क्या बोल रहे हैं? मैम भले ही जैसे आपने बोला वर्चुअल लैब में कर सकते हैं हम लोग, हाँ हाँ तो हाँ, उसमें तो ऑब्जर्वेशन उससे आपको मिलेगा, उससे आपको मिलेगा, लेकिन मैं ये आपको गारंटीड नहीं कर सकती हूँ कि आप करोगे तो सारे के सारे 60 बच्चे करेंगे, और अगर सारे बच्चे नहीं करेंगे तो मुझे ये पता है कि वो कॉपी करेंगे, जो नहीं करेंगे, और वो मुझे साफ दिख जाएगा। ओके बट मैम। ये रिकमेंडेड है, अगर आप कर रहे हो वर्चुअल लैब में दैट्स वेरी गुड, अगर आप उसको अपनी फाइल में पुट कर सकते हो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। दैट मीन्स वो आपकी परफॉर्मेंस में एड ऑन होगा। जो लोग नहीं करेंगे, तो ऐसा कोई मैं क्राइटेरिया फिक्स नहीं कर रही हूँ कि आपको करना ही है, आपको करना चाहिए। दिस इज गुड फॉर योर इंजीनियरिंग, योर सब्जेक्ट नॉलेज। और अगर आपने किया है, आप अपनी फाइल में लिख सकते हैं तो डेफिनेटली लिखिए। जिन्होंने नहीं किया है इट्स ओके, थ्योरी के थ्रू भी आप अपनी फाइल सबमिट कर सकते हैं। क्लियर? यस यस मैम, थ्योरी कर देंगे। ओके मैम, थैंक यू। सो ये पीडीएफ आप लोगों को पहले भी मिल चुका है, जिसमें कि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है। पढ़ा है आप लोगों ने इस पीडीएफ को?
पढ़ा आप लोगों ने या नहीं? क्योंकि मैं अब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि अब हम लोग नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। कुछ चीज़ें आप लोग खुद से भी करें। ऑलमोस्ट एवरीथिंग हैज़ बीन टॉट टू ऑल ऑफ यू। फिर भी उसके बाद भी आप लोग ऐसी परफॉर्मेंस देते हैं कि लगता है कि पढ़ाओ ही नहीं, बस दे दो लोगों पीडीएफ, नाम के लिए क्लास हो गई। तो इस पीडीएफ में आप लोगों को जो कंटेंट है, जो मिला है, वो ये कि यहाँ पे अभी तक जो हमने ओपैम डिस्कस किया है, वहां पे कहीं भी फ्रीक्वेंसी का रोल नहीं देखा है कि ओपैम में फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है भी या नहीं प्रेजेंट है। आवाज आ रही है सभी को? आवाज आ रही है सभी को या नहीं? यस मैम। यस मैम। सो यहाँ पे ओपैम में हम अब देखने वाले हैं कि फ्रीक्वेंसी का क्या रोल होगा, और इसलिए जो ओपैम का एक ग्राफ हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ओपैम का गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी एंड फेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स अगर प्लॉट किया जाए ओपैम का, तो ऐसा कुछ होता है, पहले भी बताया जा चुका है। ये रहा, पहले भी ड्रॉ किया जा चुका है एक दो बार। ओपन लूप ओपैम की हम लोग बात कर रहे हैं, जहाँ पे कि हमने फीडबैक यूज नहीं किया है। जब फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की बात आती है, तो ये हमें पता है कि ओपन लूप ओपैम में जब हम लोग 0 फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ओपैम डीसी और एसी दोनों को इक्वली एम्पलीफाई करता है। तो 0 फ्रीक्वेंसी मतलब डीसी से स्टार्ट करके हम लोग धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे। मतलब नाउ वी विल स्टार्ट अप्लाइंग एसी सिग्नल्स, और एसी सिग्नल्स में भी हम जब हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को अप्लाई करेंगे, तो ये ऑब्जर्व किया गया कि जो ओपैम का गेन है, वो जो हमें 0 फ्रीक्वेंसी पे मिलता है, वो हाई फ्रीक्वेंसी पे नहीं मिलता है। तो उसके लिए जो रिस्पॉन्स हमें मिला, एंड दिस इज यूनिवर्सल, आप समझ सकते हैं, मतलब 741 आईसी के लिए एक स्टैंडर्ड ग्राफ है। ये ग्राफ में कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो 0 से 5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तक ये ग्राफ ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। मतलब मैक्सिमम गेन जो भी आपको मिलता है फॉर ओपन लूप ओपैम, ये जो कि 10 टू द पावर 5 या 20 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 5 होता है एक्चुअली, ये आपको मैक्सिमम गेन मिलता है फॉर ओपन लूप ओपैम 741 आईसी। लेकिन जब 5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से हम आगे जाते हैं, तो वहां पे धीरे धीरे ओपैम का गेन रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। और हाई फ्रीक्वेंसी मतलब कि कहाँ पे पहुंच जाए हम, 1 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे जब पहुंचते हैं, एट 1 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, तो वहां पे ओपैम का गेन जो होता है वो यूनिटी हो जाता है। मतलब 0 से लेकर 1 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के बीच में ही ओपैम एक एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है, और उसके बाद की फ्रीक्वेंसी का अगर हम सिग्नल अप्लाई करेंगे, तो ओपैम एक एम्पलीफायर की तरह वर्क नहीं करेगा। ओपैम उस फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं करेगा। तो इस ग्राफ में 2-3 पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं कि एक हो जाती है आपकी वो फ्रीक्वेंसी जहां से कि गेन रिड्यूस होना स्टार्ट होता है, मतलब वो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जहां पे गेन सबसे पहले अपनी मैक्सिमम वैल्यू का √2 टाइम्स हो जाता है, उसको बोलते हैं हम ब्रेक फ्रीक्वेंसी। या और दूसरा नाम कोई बता सकता है? पहले भी बताया गया है आप लोगों को, ब्रेक फ्रीक्वेंसी, या और कौन सी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको? कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। यस, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, वेरी गुड। और भी इसको एक और फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं, विच इज 3 dB फ्रीक्वेंसी। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंसी है ये, आपको सिर्फ एनालॉग में नहीं मिलेगी, आपको कम्युनिकेशंस में भी मिल जाएगी, ये आपको मिलेगी कंट्रोल सिस्टम में भी, मतलब और भी सब्जेक्ट्स हैं जहाँ ये आपको सिग्नल एंड सिस्टम में भी मिल जाएगी। मतलब ये आपको टर्म जो है ब्रेक फ्रीक्वेंसी, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, 3 dB फ्रीक्वेंसी, ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट इंजीनियरिंग, आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हर सब्जेक्ट में आप इस फ्रीक्वेंसी से फैमिलियर होंगे। उसके बाद एक और टर्म आता है विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको कि हम बोलते हैं यूजीबी, विच इज यूनिटी गेन बैंडविड्थ का जो पॉइंट होता है, जहां पे कि हमें ओपैम का गेन 1 मिलता है, उसको बोलते हैं यूनिटी गेन बैंडविड्थ। ठीक है, ये दो वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स इस ग्राफ से निकल के आते हैं। और उसके अलावा अब ये फ्रीक्वेंसी का रोल कैसे आया, इसको अगर हम लोग थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, तो वहां पे ये निकल करके आता है कि किस तरीके से फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे
या गेन रिड्यूस हो रहा है, तो उसके लिए भी हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कैपेसिटिव इफेक्ट्स होते हैं जो कि पिक्चर में आ जाते हैं, जिसकी वजह से गेन रिड्यूस होता है। और ये कैपेसिटिव इफेक्ट्स कहाँ से आते हैं? दो टाइप के इफेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से ये कैपेसिटर्स पिक्चर में आते हैं, जो आपको आगे मिलेगा। यहाँ पे ये ब्रेक फ्रीक्वेंसी हो गई, देन ये हाई फ्रीक्वेंसी ओपैम इक्विवेलेंट सर्किट। यहाँ पे आपको दो ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये दो पॉइंट्स ये बता रहे हैं यहाँ पे कि हाई फ्रीक्वेंसी पे ओपैम में फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से सेमीकंडक्टर की और इंटरनल कंस्ट्रक्शन की वजह से कैपेसिटर पिक्चर में आता है। और इस कैपेसिटर की वजह से ही वो जो ऊपर अभी हमने ग्राफ देखा था, जो ग्राफ जहाँ पे कि वो ग्राफ पहले कांस्टेंट था एंड आफ्टर ब्रेक फ्रीक्वेंसी स्टार्ट्स रिड्यूसिंग। तो एक तो है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेमीकंडक्टर डिवाइस और दूसरा है इंटरनल कंस्ट्रक्शन ऑफ द ओपैम। मतलब एक चीज जो हमने डिस्कस करी थी कि जो ओपैम है, ओपैम बना हुआ है बीजेटी से। बीजेटी किससे बना हुआ है? डायोड से। और डायोड्स में हमें पता है दो टाइप के कैपेसिटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, एक तो होता है सीडी और एक होता है सीटी। एक जो फॉरवर्ड बायस में प्रेजेंट होता है और एक जो रिवर्स बायस में प्रेजेंट होता है। तो क्योंकि ओपैम जो है वो इन चीजों से, इन डिवाइस से बना हुआ है, और ये भी डायोड भी किससे बना हुआ है? सेमीकंडक्टर मटेरियल से। तो जो सेमीकंडक्टर डिवाइस है, उस डिवाइस की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से ये कैपेसिटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। और दूसरा, जब ओपैम बनाते हैं तो बीजेटी बनाना मतलब क्या बना रहे हैं हम? ऐसी लेयर्स बना रहे हैं, लेयर्स बना रहे हैं एन पी एन की, साथ ही साथ मेटालिक कनेक्शन भी दिए जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे कनेक्शन दिए जा रहे हैं, रेजिस्टेंसेस के कनेक्शन दिए जा रहे हैं, बहुत सारे। तो जब भी दो मेटल वायर एक कंडक्टर है विच विल एक्ट एज अ डाइलेक्ट्रिक, तो जैसे ही दो मेटल लेयर एक दूसरे के पैरेलल हमने फैब्रिकेट करी एक वेफर पे, सिलिकॉन वेफर पे, तो ऑटोमेटिकली ये मेटल की लेयर है, जब इससे चार्जेस फ्लो होंगे तो ये कैपेसिटर यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव, देन यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव, ये कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा। मतलब कि ओपैम के इंटरनल कंस्ट्रक्शन की वजह से ऑटोमेटिकली कैपेसिटर पिक्चर में आ रहा है। दूसरा, सेमीकंडक्टर डिवाइस की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से कैपेसिटर पिक्चर में आ रहा है। और ये सारे कैपेसिटेंसेस जो भी हैं, जब जीरो फ्रीक्वेंसी होती है तब तो ये डोमिनेंट नहीं होते हैं, लेकिन जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी को हम इंक्रीज करते जाते हैं तो इनका इफेक्ट पिक्चर में आने लगता है। मतलब ओपैम के परफॉर्मेंस में ये कैपेसिटेंसेस प्रेजेंट होने लगते हैं। और एक बार अगर ये कैपेसिटेंसेस डोमिनेंट हो गए तो जो ओपैम का सर्किट हमने पहले पढ़ा था, जहाँ पे कि कोई भी कैपेसिटर प्रेजेंट नहीं था, वहाँ पे आउटपुट में हमने एक कैपेसिटर को इक्विवेलेंटली ड्रॉ किया है। मतलब ये एक इक्विवेलेंट मॉडल है, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट मॉडल कि सर्किट के अंदर ऐसा मॉडल होता है। हमने एक मॉडल बनाया है अपनी कन्वीनियंस के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वहाँ पे एक कैपेसिटर आ जाता है। इस कैपेसिटर की वजह से क्या हुआ कि जो गेन पहले हमें मिल रहा था -RF/R1, अब वो गेन चेंज होकर के जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो वो गेन में हमें एक फ्रीक्वेंसी टर्म मिलने लगती है। ओपन लूप गेन जो V0/VID होता है, जो पहले -RF/R1 हुआ करता था, अब वो वैल्यू क्या हो जाएगी? वही गेन की वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + 2πf R0 into C। ये R0 आउटपुट रेजिस्टेंस, C जो आउटपुट में कैपेसिटेंस आ गया है, इसकी वजह से डिनोमिनेटर में एक टर्म आ गई है। अब ये आप लोगों को पता है कि R और C जहां भी एक साथ प्रेजेंट होते हैं वहां पे एक पोल पिक्चर में आ जाता है। और ये पोल आने की वजह से, ये पोल्स एंड जीरोस आप लोग अब कंट्रोल सिस्टम अगर पढ़ रहे होंगे तो थोड़ा सा फैमिलियर हो गए होंगे। इस पोल की वजह से जो पहले ओपन लूप ओपैम का गेन था सिर्फ -RF/R1 which was independent of this position of R and C, now it is dependent on this pole। अब ये पोल कहाँ पे प्रेजेंट होगा, उस बेसिस पे डिसाइड होगा कि हमारा ओपैम स्टेबल है या नहीं, अनस्टेबल, या ओपैम में क्या फ्रीक्वेंसी का रोल है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे C भी आ गया पिक्चर में, तो C कभी अकेला प्रेजेंट तो होगा नहीं। C कैसे आएगा? J/-j/ωc ऐसे आएगा। तो C के साथ फ्रीक्वेंसी भी आ गई पिक्चर में, तो फ्रीक्वेंसी के साथ डिपेंडेंसी अब गेन की हो गई है। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे गेन रिड्यूस होगा।
a डिवाइडेड बाय 1 प्लस जे एफ बाय एफ नॉट। एफ नॉट को, ये एफ नॉट को किससे डिनोट किया? एफ नॉट आपकी वो फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हो गई। यहाँ पे जो आपने अभी ग्राफ देखा था, ये ग्राफ में ये जो एफ नॉट फ्रीक्वेंसी वाला पॉइंट है, ये इसको क्या दिया? 1/RC। ये 1/RC को इन्होंने एफ नॉट लिख दिया है। तो वहीं से ही यहाँ पे ये जो ग्राफ, ये पूरा आप लोग जब समझेंगे, मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, आप लोग को एक रफली आइडिया दे रही हूँ कि यहाँ पे क्या जो पीडीएफ दिया गया है उसमें क्या है एक्चुअली। तो फ्रीक्वेंसी से डिपेंडेंसी है, जब डिराइव करते हैं तो हमें एक ऐसी इक्वेशन मिलती है 1 + j2πf r0 × c। तो यहाँ पे ये जो j2πf r0 × c है, तो ये r0 × c वाली टर्म को इन्होंने क्या कर दिया है? ब्रेक फ्रीक्वेंसी। ये देखिए एफ नॉट इज इक्वल टू 1/2π r0 × c, जिससे कि ये हो गया है a डिवाइडेड बाय 1 + jf बाय एफ नॉट। और इस तरीके से आपको जो नया गेन मिल रहा है ओपन लूप ओप एम्प का एट हाई फ्रीक्वेंसी, वो हो जाता है ऐसा, एंड जिसकी की क्योंकि यहाँ पे अब जे टर्म प्रेजेंट है तो अब इसकी दो वैल्यूज होगी, एक मैग्नीट्यूड होगा और एक इसका फेज होगा। तो मैग्नीट्यूड मतलब a डिवाइडेड बाय 1 + f बाय एफ नॉट का स्क्वायर, एंड फेज क्या हो जाएगा? -tan−1 f बाय एफ नॉट। और इस तरीके से जो ओपन लूप ओप एम्प अभी तक हम पढ़ते आए थे, विच वाज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी, एट हाई फ्रीक्वेंसी इट हैज बीन डिपेंडेंट ऑन द फ्रीक्वेंसी f। f किसकी फ्रीक्वेंसी होगी? f उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी होगी जो सिग्नल अप्लाई किया जा रहा है, एंड f नॉट है ब्रेक फ्रीक्वेंसी विच इज फिक्स्ड फॉर द 741 IC। क्या वैल्यू होती है f नॉट की? बताइए। 5 Hz। f नॉट, यस 5 हर्ट्ज, वेरी गुड। सिमिलरली जितने भी अलग अलग टाइप के ओप एम्प होंगे, अलग अलग सीरीज के ओप एम्प होगी, उनके लिए ब्रेक फ्रीक्वेंसी फिक्स होगी। क्यों फिक्स होगी? क्योंकि जब 0 से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले कहाँ पे गेन रिड्यूस होना स्टार्ट होगा, वो फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन करना इजी होता है। और उसके बाद जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, अकॉर्डिंग टू दैट हमारा ये गेन रिड्यूस होता चला जाएगा। और इसीलिए फ्रीक्वेंसी कहीं अलग से हम अपने सर्किट में ऐड नहीं करते, ये समझिए आप लोग। फ्रीक्वेंसी कहाँ से आ जाती है? फ्रीक्वेंसी का रोल कैसे प्रेजेंट हो जाता है? फ्रीक्वेंसी का रोल प्रेजेंट तब हो जाता है जब हमारे जो डिवाइस में लगे हुए कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि डायोड्स हो गए, बीजेटी हो गए, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर में जो कैपेसिटेंस फॉर्म हो रहा है, उस कैपेसिटेंस का इफेक्ट जब बढ़ने लगता है तो उसे हमें अपने सर्किट में कंसीडर करना पड़ता है, और जिसकी वजह से ये एनालिसिस किया जाता है। इज इट क्लियर? क्लियर है सभी को? कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं समझ आया तो फिर एक क्लास में आप लोग को बताया जाएगा। बट मैं आज आपकी नेक्स्ट जो यूनिट है वो स्टार्ट करने वाली हूँ। इसको मैंने बस एक रफली बताया है कि इस पीडीएफ में जो आपको दिया गया है, जो कि लास्ट टॉपिक है एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अभी तक आप जितना पढ़ते आए हो ओप एम्प में उससे पूरा अलग है। ये पूरा अलग क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी का रोल देखा है, और अभी तक हम एक कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे थे, और उसमें फिर टेम्परेचर का इफेक्ट देखा, सब एक लिंक्ड चल रहा था। बट दिस इज नॉट दैट मच लिंक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ गई, और फ्रीक्वेंसी का मतलब वो आई कहाँ से है? वो हमारे कैपेसिटेंसेस जो सर्किट में लगे हुए हैं उसकी वजह से आई। सो नेक्स्ट अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, विच इज ओप एम्प एप्लीकेशन। सिलेबस अगर आप लोगों के पास होगा तो उठा करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो आपकी यूनिट आती है वो है ओप एम्प एप्लीकेशन। अगेन ये ओप एम्प की जो मतलब अभी तक हमने क्या पढ़ा? ओप एम्प का कंस्ट्रक्शन पढ़ा, ओप एम्प बना कैसे है, उसके बाद उसको थोड़ा सा हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी कि इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसके बेसिस पे ये वर्क करता है। अब वो कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद अब हमें ये देखना है कि ये जो ओप एम्प बन करके तैयार हुआ है, इस ओप एम्प को हमें यूज कहाँ करना है, किस किस एप्लीकेशन में हम इसको यूज कर सकते हैं। कोई भी डिवाइस जो बनाई जाती है, कोई भी आईसी बनाई जाती है, किसी न किसी एप्लीकेशन के लिए बनाई जाती है। ये जो यूनिट है बस वही है कि ओप एम्प का कहाँ कहाँ एप्लीकेशन हो सकता है, ये देखना है हमें। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करें तो बहुत सारे हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, और ये जो ओप एम्प है
आज जो ओपैम बन रहे हैं वो उससे बहुत अलग हैं, क्योंकि सबसे पहले जब 90s 70s एंड 60s में बना हुआ ओपैम आप सोच सकते हैं, वो हम इसे स्टडी कर रहे हैं। जो आज बन रहे हैं उसे स्टडी नहीं कर रहे हैं, जो आज बन रहे हैं उसे स्टडी करेंगे नहीं, उसको उस पर रिसर्च करेंगे, वो अलग चीज हो जाती है। तो पहले स्टडी करते हैं उसके बाद रिसर्च करते हैं, ना कि पहले रिसर्च करते हैं फिर स्टडी करते हैं। सो पहले हम लोग ये देख लें कि ओपैम का क्या एप्लीकेशंस है, फिर उसके बाद जब आप लोग इतने कैपेबल हो जाएं, मतलब जब एमटेक लेवल पे पहुंच जाएंगे, तब अपने आप रिसर्च करने लगेंगे। सो ओपैम एप्लीकेशंस में सबसे पहले आप लोगों को दिख रहा होगा समिंग एम्पलीफायर, विजिबल है सभी को? यस मैम। बहुत ही इजी है। यहाँ पे हमने जो भी ओपैम के डेरिवेशंस किए थे उन्हीं के कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं। सबसे पहले तो ओपैम के एप्लीकेशंस के भी पहले हमें ये समझ लेना है कि ओपैम कितने टाइप के हैं और हमने क्या क्या उसका डिराइव किया हुआ है। ओपैम कितने टाइप के होते हैं बताइए, बताइए मुझे, एनीवन? मैम 3 टाइप। 3 नाम बताइए। इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग, डिफरेंशियल। ओके, वेरी गुड। तो हम यहाँ मोस्टली जो यूज करने वाले हैं वो है इन्वर्टिंग ओपैम एंड नॉन इन्वर्टिंग ओपैम। आप फर्स्ट यूनिट से भी आप लोगों को ध्यान रखनी है चीजें, ऐसा नहीं कि फर्स्ट यूनिट भूल गए। फर्स्ट यूनिट में आप लोगों ने कुछ कुछ डेरिवेशंस किए थे, तो उसमें किसके किसके डेरिवेशन किए थे मुझे ये बताइए। क्या हमने इन दोनों ओपैम का डेरिवेशन कर लिया है, इनके गेन का? यस मैम। यस मैम। कर लिया है ना, ये क्लियर है सभी को? और उस पे भी हमने 2 तरीके से किया है। बात करें अगर नॉन इन्वर्टिंग ओपैम का गेन, तो वो क्या होता है बताइए, आफ्टर फीडबैक। अब हम फीडबैक के साथ यूज करेंगे। अब ओपन लूप ओपैम को हम अकेले यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ओपन लूप ओपैम का एक सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक होता है, कोई बता सकता है मुझे कोई ड्रॉबैक ऑफ द ओपन लूप ओपैम? किसी ने अगर ऑब्जर्व किया हो कि हम ओपैम को, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हम बिना फीडबैक के यूज नहीं कर सकते क्या ओपैम, सो क्यों नहीं यूज कर सकते? मैम बैंडविड्थ। ओके, वेरी गुड। बैंडविड्थ एक पॉइंट है, और भी है बेटा? ऑफसेट वोल्टेज। यस, क्लियर बोलिए बेटा। ऑफसेट वोल्टेज मैम। ऑफसेट वोल्टेज, ऑफसेट वोल्टेज नहीं बेटा, ऑफसेट वोल्टेज है लेकिन उतना नहीं है। उसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से हम यूज नहीं करते। एक तो आपने बताया कि ओपन लूप ओपैम को हम, उसकी जो बैंडविड्थ होती है वो हमें पता है कि सिर्फ 5 हर्ट्ज होती है, जैसा कि ग्राफ से समझ में आया, एंड विच इज करेक्ट कि हाँ, उसकी इतनी कम बैंडविड्थ में कौन सी एप्लीकेशन फुलफिल होगी? कोई एप्लीकेशन फुलफिल नहीं होगी। सो वी विल नॉट यूज दैट ओपैम। उसके लिए अगर हमें ये बढ़ाना है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा? फीडबैक। एक और फैक्टर है, वो फैक्टर ये है कि हमने ओपैम का ट्रांसफर कर्व पढ़ा था, और वो ट्रांसफर कर्व हमें ऐसा कुछ मिल रहा था, ऐसा ऐसा। और ये जो रेंज है ये बहुत ही कम है। ये इनपुट था बी इन एंड दिस वाज बी आउट। दिख रहा है सभी को? ऐसा ग्राफ दिख रहा है सभी को? यस मैम। ये जो हमने पढ़ा था, ये ग्राफ से जो ऑब्जर्वेशन निकल करके आई थी, मेरी स्क्रीन पे यहाँ पे ये जो ग्राफ है वो ग्राफ हमें यही बता रहा है कि ओपैम में हमारे पास इनपुट की बहुत ही कम, जैसे ही हमने अपने इनपुट को, इनपुट मतलब VID इज इक्वल्स टू V1 माइनस V2 को थोड़ा सा भी इंक्रीज किया, थोड़ा सा भी इंक्रीज किया, मतलब अगर माइक्रोवोल्ट रेंज में भी आप बढ़ा रहे हो, तो सपोज 100 माइक्रोवोल्ट भी कर दिया इसको, तो ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा और उससे ज्यादा आपको कोई वैल्यू नहीं मिल सकती है। मतलब कि जो ओपैम है बहुत ही स्मॉल रेंज ऑफ इनपुट के लिए लीनियर रीजन में है, अदरवाइज ये अपनी एक सैचुरेटेड वैल्यू में पहुंच जाता है। 2 रीजन है, एक तो लीनियर रीजन, दूसरा है सैचुरेशन।
तो जो लीनियर रीजन वाला पार्ट है वो बहुत ही स्मॉल है, एंड बहुत ही स्मॉल मतलब कि स्मॉल वैल्यूज के लिए ही आपको लीनियर रेंज में इंक्रीज होती वैल्यू दिखेगी, अदरवाइज आउटपुट अपनी मैक्सिमम विच इज +14 और -14 वोल्ट है वो मिल जाएगी। मतलब कि ओपैम बहुत ही जल्दी सैचुरेशन मोड में चला जाता है। सैचुरेशन मोड ध्यान रखिएगा सभी लोग, सैचुरेशन मोड मतलब कि जैसे ही आपने V1 माइनस V2 को थोड़ा सा भी इंक्रीज किया तो ये इंक्रीज वैल्यू के लिए जो आपका आउटपुट वोल्टेज है, क्योंकि वो गेन से मल्टीप्लाई होगा तो वो ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा हो जाएगा, एंड विच विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन 30 वोल्ट और 50 वोल्ट। मतलब कि आपने क्वेश्चन भी किए हैं 2-3 बार जहाँ पे कि आपको 1000 वोल्ट मिल रहा है, 100 वोल्ट मिल रहा है, प्रैक्टिकली विच इज नॉट पॉसिबल। मतलब कि उसके लिए ओपैम आपको क्या वैल्यू देगा आउटपुट में, या तो +14 देगा या -14 देगा। दैट मीन्स कि वो जो ओपन लूप ओपैम है उसमें हमारे पास लीनियर रीजन का जो रेंज है वो बहुत ही कम है, और हम उस रेंज में ओपैम को ऑपरेट नहीं करा सकते। और अगर हमें लीनियर रीजन में ऑपरेट कराना है तो हमें इस ग्राफ को थोड़ा सा ऐसा टिल्ट करना पड़ेगा, मतलब कि ताकि हमारा जो लीनियर रीजन वाला रेंज है वो और बढ़ जाए और हम ओपैम को इजीली एज अ लीनियर एम्पलीफायर यूज कर सके। हमें डायरेक्ट, एक होता है स्विच और एक होता है एम्पलीफायर, समझ रहे हैं? स्विच मतलब ऑन और ऑफ, स्विच मतलब या तो 0 या 5 वोल्ट, ऐसा या तो आपको 5 वोल्ट मिलेगा या 0 वोल्ट मिलेगा, और एक होता है एम्पलीफायर मतलब 0 1 पे 1 2 पे 2 ऐसा। तो अभी आपको कैसा कैसा चाहिए एप्लीकेशन ओपैम से, आप बताइए ओपैम से कैसा एप्लीकेशन चाहिए हमें? स्विच वाला एप्लीकेशन चाहिए या एम्पलीफिकेशन वाला एप्लीकेशन चाहिए, बताइए। मैम एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन। अगर स्विच वाला चाहिए तो स्विच के लिए हमें एम्पलीफायर डिजाइन ही नहीं करना है, हम तो उसके लिए दूसरी चीज डिजाइन करेंगे। स्विच मतलब कि जैसे ही हमने स्विच ऑन किया तो वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाए, और जैसे ही स्विच ऑफ किया वो 0 पे पहुंच जाए। तो अभी जो ओपन लूप ओपैम है उसके साथ भी ऐसा ही हो रहा है, क्यों? क्योंकि उसका जो ट्रांसफर कर्व है वो ऐसा ही कुछ मिल रहा है हमें। तो हमें इस ग्राफ को थोड़ा सा ऐसा करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें फीडबैक को यूज करना पड़ेगा, ताकि हमारा जो ये जो लीनियर रीजन वाला रेंज है वो हमें ज्यादा मिल सके, और हम ज्यादा से ज्यादा इनपुट में इसको लीनियर रेंज में ऑपरेट करा सके। इज इट क्लियर? और यही ड्रॉबैक है ओपन लूप ओपैम का। ओपन लूप ओपैम इनपुट की थोड़ी सी हायर वैल्यू पे ही अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाता है, मतलब एक स्विच की तरह, जैसे इनपुट थोड़ा बढ़ाया, एक थ्रेशोल्ड से ज्यादा हुआ, मतलब कुछ माइक्रोवोल्ट से ज्यादा हुआ, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स लगे हुए हैं उसमें जो V1 माइनस V2 का डिफरेंस है उनको हाई गेन मिल रहा है, और उस हाई गेन की वजह से वो अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच रहे हैं। तो उस गेन को हमें रिड्यूस करना है ताकि वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे नहीं पहुंच पाए, और गेन रिड्यूस तभी होगा जब हम फीडबैक यूज करेंगे, और वो भी नेगेटिव फीडबैक ना कि पॉजिटिव फीडबैक। और इसीलिए ओपन लूप ओपैम को विदाउट फीडबैक हम यूज ही नहीं कर सकते हैं। पहला तो बैंडविड्थ हो गया, दूसरा हो गया कि ये सैचुरेशन मोड में पहुंच जाता है जैसे ही हम इनपुट को थोड़ा भी इंक्रीज करते हैं। दिस इज द सेकंड पॉइंट, ये सभी लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। दिस इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ द ओपन लूप ओपैम, जिसकी वजह से सिर्फ ओपन लूप ओपैम को हम यूज नहीं कर सकते एप्लीकेशंस में, हमें ओपैम को विद फीडबैक यूज करना होता है एप्लीकेशन में। और फीडबैक भी कौन सा यूज करते हैं? नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक में इन्वर्टिंग ओपैम, नॉन इन्वर्टिंग, दोनों ही सेम रहेंगे, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का चेंज होता है डेरिवेशंस में, जो कि हम ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट में कर चुके हैं जब हमने गेन डिराइव किया था। बस उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे अब हमें यहाँ पे बाकी के एप्लीकेशंस को भी सॉल्व करना है। क्लियर है सभी को? आवाज आ रही है? यस मैम। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हमें सबसे पहले यहाँ देखते हैं समिंग एम्पलीफायर। इस यूनिट में आप लोगों को कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स लगेंगे ये समझ लीजिए, जो हमने फर्स्ट यूनिट में डिराइव किया था। पहला तो गेन था, गेन ऑफ द इन्वर्टिंग ओपैम। इन्वर्टिंग ओपैम का गेन क्या होता है? -RF/R1। नॉन इन्वर्टिंग ओपैम का गेन क्या होता है? 1 + RF/R1। उसके अलावा वर्चुअल ग्राउंड का एक कॉन्सेप्ट भी हमने पढ़ा था। वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब ओपैम का गेन बहुत ज्यादा होता है, मतलब जब ओपन लूप ओपैम आइडियल होता है,
मतलब कि गेन इंफिनिटी है, उस केस में ओप एम्प के दोनों टर्मिनल्स ऑलमोस्ट सेम पोटेंशियल पे होते हैं। जो टर्मिनल एक टर्मिनल पे पोटेंशियल प्रेजेंट होता है वही पोटेंशियल दूसरे टर्मिनल पर भी प्रेजेंट होता है, और इसको बोलते हैं वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, जिसको कि हम लोग अब अप्लाई करने वाले हैं हर सर्किट में। सो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. सो सबसे पहले जो है समिंग एम्पलीफायर बहुत ही इजी है। आप लोग को एक सर्किट दिख रहा है, इस सर्किट में समिंग करने का, सम करने का काम है। मतलब कि अभी तक हमने दो टर्मिनल्स देखे हैं ओप एम्प के, एक में V1 पोटेंशियल प्रेजेंट है और एक में V2 पोटेंशियल। बट अब हमें क्या करना है, एक टर्मिनल पे मल्टीपल पोटेंशियल्स को अप्लाई कर देना है। मल्टीपल मतलब कि हमने दो तीन ये VA, VB, VC तीन वोल्टेजेस को अप्लाई किया है इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, और इस इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, और हमें ये देखना है कि आउटपुट में इनका सम हमें कैसे मिलता है। क्यों? क्योंकि ओप एम्प एक लीनियर आईसी है, और लीनियर आईसी में अगर हमने इनपुट में बहुत सारे वोल्टेजेस दिए हुए हैं तो उसका सम हमें आउटपुट में मिलेगा। इज इट क्लियर? और उसके अलावा ये देखिए सर्किट में फीडबैक लगाया गया है। विदाउट फीडबैक तो हम यूज कर ही नहीं सकते हैं। मतलब यहाँ पे एक आरएफ फीडबैक रजिस्टर लगा हुआ है आउटपुट और इनपुट के बीच में। इज इट क्लियर? क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. ठीक है, तो सिंपल सा है। अब देखिए ROM रजिस्टर क्यों लगाते हैं ये बताइए। ROM क्यों लगाते हैं? To compensate Bias. input bias current. इनपुट बायस करंट के इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए। वेरी गुड। और ये ROM होता क्या है एक्चुअली, किसका कॉम्बिनेशन है? मैम पैरेलल कॉम्बिनेशन R1 एंड RF का। R1 and RF नहीं, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द DC रेजिस्टेंसेस ऑफ द इन्वर्टिंग टर्मिनल्स। क्योंकि यहाँ पे तीन रजिस्टर है, देखो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ तीन रजिस्टर प्रेजेंट है और एक ऑलरेडी है RF, तो अब इन चारों का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा ROM इस केस में। क्लियर है? यहाँ पे एक R1 नहीं लगा है, यहाँ पे RA, RB, RC एंड RF, तो इन चारों का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा ROM। सो यहाँ पे अब हमें आउटपुट वोल्टेज डिराइव करना है। आउटपुट वोल्टेज कैसे डिराइव करते हैं देखते हैं। वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट लगाना है, मतलब कि ये आपको मान के ही चलना है कि ओप एम्प हर केस में आइडियल है। अब फॉर ओप एम्प एप्लीकेशंस, अभी हमने वो सारी केसेस पढ़ ली जहाँ पे आइडियल था, नहीं था। आइडियल नहीं है तो हम फीडबैक के कॉन्सेप्ट से भी करते हैं, हम कर चुके हैं फीडबैक के कॉन्सेप्ट से फर्स्ट यूनिट में। वोल्टेज सीरीज फीडबैक एंड वोल्टेज शंट फीडबैक, दो फीडबैक के थ्रू हमने किया है। सो सबसे पहले आइडियली, क्योंकि गेन इंफिनिटी है तो हमें ये पता है कि VID की वैल्यू वर्चुअल ग्राउंड के कॉन्सेप्ट से हमें ये निकल करके आएगा कि क्योंकि गेन इंफिनिटी है तो उससे VID आपका आएगा 0। क्यों 0 आएगा? क्योंकि A इज इक्वल्स टू क्या होता है, V0 बाय VID एंड इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। इंफिनिटी इज व्हाट, 1/0। यहाँ से आपको VID 0 मिलेगा, ये आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है। यहाँ से V1 माइनस V2 0 और यहाँ से V1 इज इक्वल्स टू V2 निकल करके आएगा। एंड दिस इज द वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। ये हो गया। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, सबसे पहले KCL लगाना है। ये वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट अभी नहीं लग रहा है, ये आपके एक बार ध्यान के लिए है कि आपको पता हो। यहाँ पे हमें सबसे पहले लगाना है KCL। KCL लगाना मतलब कि इस नोड पे हमें, ये नोड यहाँ पे ये तीन पोटेंशियल, तीन नोड और दिख रहा है क्योंकि ये तीन अलग अलग वोल्टेजेस प्रेजेंट है। तो ये नोड पे हमें KCL लगाना है कि यहाँ पे जो करंट जा रही है, यहाँ जो करंट जा रही है, क्यों? क्योंकि अंदर कोई करंट जाएगी या नहीं जाएगी ये बताइए मुझे। अंदर जो करंट जाएगी एक होगी IB2, दूसरी होगी IB1। अब ये दोनों करंट की वैल्यू क्या है, ये बायस करंट है, इनपुट बायस करंट, जो कि बहुत ही कम होती है। एंड आइडियली इसको हम 0 मान के चलेंगे। इनपुट बायस करंट 0 है, क्यों? क्योंकि ROM रजिस्टर लगा दिया है हमने, तो अंदर जाने वाली कोई भी करंट क्या है, 0 है। तो इस नोड पे अगर KCL लगाएंगे तो यहाँ से जो इस ब्रांच पे से जो करंट आ रही है, ये एक हो जाएगी IA, दिस इज IB, दिस इज IC।
तो ये तीनों करंट, ये इनकमिंग करंट हो गई और एक आउटगोइंग करंट होगी विच विल बी IF या I0, क्योंकि यही आपका आउटपुट सेक्शन है। तो यहाँ पे हम लगा रहे हैं KCL लगाएंगे तो इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट, ये तीन है इनकमिंग करंट IA प्लस IB प्लस IC, और IB क्या है, बायस करंट है जो कि आपकी जीरो होगी आइडियली, हमें पता है। एंड IF क्या है, वो जो फीडबैक रजिस्टर में करंट फ्लो हो रही है वो। ये हो गया, समझ आया सभी को? ये समझ आया? यस मैम। ठीक है, तो अब इन सारे करंट्स की वैल्यू को हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ I इन टर्म्स ऑफ V बाय R। तो क्योंकि ये IA इस ब्रांच में फ्लो हो रही है, IA यहाँ पे IA फ्लो हो रही है तो इस IA की वैल्यू, और एक और दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए, ये है ग्राउंड, तो ये V1 पे कौन सा पोटेंशियल है, V1 पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी बताइए मुझे। V1 टर्मिनल की वैल्यू क्या होगी? 0 वोल्ट्स। बाय वर्चुअल ग्राउंड V2 क्या होगा? 0 तो ये आपका V2 है एंड दिस इज V1, क्योंकि V1 पे कोई सोर्स नहीं कनेक्ट है तो V1 0, और बाय वर्चुअल ग्राउंड हमें पता है कि V2 भी 0 होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट। तो अगर ये 0 वोल्ट है, दिस इज 0 वोल्ट, दिस इज VA, और तो इस ब्रांच में फ्लो होने वाली करंट की क्या इक्वेशन होगी, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, VA माइनस 0 डिवाइडेड बाय IA। तो IA की वैल्यू क्या हो जाएगी, VA बाय RA। सिमिलरली IB की वैल्यू क्या हो जाएगी, VB बाय RB। IC की वैल्यू क्या हो जाएगी, BC बाय RC। इज इट क्लियर? यस मैम। इनकी वैल्यूज को पुट कर दें तो यहाँ पे हमें ऐसा कुछ मिलेगा। ये देखिए, यहाँ पे V2 को अभी 0 नहीं किया है, यहाँ पे अभी हमने V2 पुट किया है। ये हो गया V0 माइनस V2। यहाँ ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है, ये इक्वेशन आपको या तो हम डायरेक्ट इनकी वैल्यूज को पुट कर दें या KCL लगा करके नोडल एनालिसिस के थ्रू करें। नोडल एनालिसिस के थ्रू आपको ये इक्वेशन मिलेगी बेटा, ये वाली जो लाइन दिख रही है ना, जब हम नोडल एनालिसिस करेंगे और V2 की कोई वैल्यू नहीं रखेंगे, जब मतलब V2 को हमने जब 0 नहीं किया है, तब आपको ये इक्वेशन मिलेगी। क्लियर है सभी को? समझ आ रहा है ये वाली लाइन? यस मैम। ये VA नॉट V0, दिस इज VB। ये जो है ये आपको कहाँ से मिल रहा है, दिस इज VA बाय नोडल एनालिसिस, मतलब हमने KCL तो लिख दिया, जब नोडल अप्लाई करेंगे तो VA माइनस V2 बाय RA, VB माइनस V2 बाय RB, VC माइनस V2 बाय RC, और आउटपुट में क्या हो जाएगा, V2 माइनस V0 बाय RF। क्योंकि हमें पता है बाय वर्चुअल ग्राउंड V2 0 है, तो उसमें हम यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे तो ये वाली लाइन आने वाली है। और अगर चाहे तो डायरेक्ट जो मैंने अभी आपको वैल्यूज बताई हैं उसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो डायरेक्टली आपको ये वाली लाइन मिल जाएगी। मतलब IA की डायरेक्ट वैल्यू आपने VA बाय RA रख दी, VB बाय RB रख दी, DC बाय RC रख दी। क्यों? क्योंकि सर्किट देख के आपको ये समझ में आ गया कि V2 ऑलरेडी 0 है, तो जरूरी नहीं कि अब हम ये लाइन लिखें। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप नोडल लगाइए, नोडल में फिर V2 को 0 पुट कीजिए तो आपको वही लाइन मिलने वाली है। और अगर आपको ये समझ आ गया कि बाय वर्चुअल ग्राउंड V2 तो ऑलरेडी 0 है, तो IA की डायरेक्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, VA बाय RA। ये रखेंगे, यहाँ से V0 निकालेंगे तो V0 आपको क्या मिलेगा, V0 विल बी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ RF बाय RA इंटू VA, RF बाय RB इंटू VB एंड RF बाय RC इंटू VC। ये तीनों रेजिस्टेंसेस को अगर इक्वल कर दिया गया, मतलब RA इक्वल्स टू RB इक्वल्स टू RC इक्वल्स टू R अगर कर दिया गया, तो आपको क्या मिलेगा, आउटपुट में जो पोटेंशियल मिल रहा है वो पोटेंशियल क्या है, वही जो गेन होता है सिंपल इन्वर्टिंग ऑप एम्प का RF बाय R and BA plus BB plus BC, sum of all the three potentials, और इसीलिए इसको बोलते हैं समिंग एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर। इन्वर्टिंग क्यों? क्योंकि सोर्स को हमने नेगेटिव टर्मिनल पे कनेक्ट किया हुआ है। इज इट क्लियर?
क्लियर है सभी को? यस मैम। अभी आप लोग की क्लास तो नहीं है नेक्स्ट? क्लास शेड्यूल हुई है क्या? एनीवन? No, ma'am. कोई क्लास नहीं है ना? तो बस थोड़ा सा देख लीजिए, बस हो गया, उसके बाद ओवर। ये समझ आया डेरिवेशन सभी को? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? कोई डाउट नहीं है? यस और नो? नो मैम, क्लियर है। इसी का एक और वेरिएंट आपको दिखेगा, वो भी क्या कि अगर इस आर एफ और आर को भी आपने इक्वल कर दिया तो आउटपुट में आपको सिंपली क्या मिलेगा, सम ऑफ दिस बी ए बी 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 सी, और यही होता है आपका समिंग एम्पलीफायर। दिस वाज इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर। अब नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन के आप लोग निकालिए। ये है नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन, इसके लिए आप लोग निकालिए, मुझे जल्दी से डेरिवेशन का आउटपुट बताइए। व्हाट विल बी द बी नॉट फॉर नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन? सॉल्व करिए। कर सकते हैं? नहीं कर सकते तो बताइए, कर सकते हैं तो करिए। आवाज आ रही है सभी को? सॉल्व कर सकते हैं? हेलो, कोई बोल ही नहीं रहे, क्या बात है? यस मैम। सॉल्व कर रहे हैं बेटा? यस मैम। वेरी गुड, करिए। कोई टफ नहीं है, वही कॉन्सेप्ट लगाना है जो आपको अभी इन्वर्टिंग के केस में बताया गया है। वहां भी आपको, यहाँ आपको केस एल बताया गया था, यहाँ भी आपको ऐसा ही कुछ लगाना है। यहाँ तो और भी इजी हो जाएगा। देखिए, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे भी है, बी नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे लगे हुए हैं। दिस इज V1, दिस इज V2। यहाँ पे एक चीज देखिए, तीनों रेजिस्टेंसेस सेम है, अलग अलग रेजिस्टेंसेस की वैल्यू नहीं लगाई गई है यहाँ पे। अगर आप लोग खुद से कोशिश कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज यहाँ पे ध्यान दीजिए। कुछ नया है यहाँ पे, एक नया कॉन्सेप्ट किया गया है। यस बेटा, सॉल्व कर लिया क्या? यस मैम। क्या वैल्यू आ रही है? ऐसी ही कुछ है क्या? 1। यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जिन्होंने नहीं किया है यहाँ पे ध्यान दीजिए। कुछ नया नहीं है, वही कॉन्सेप्ट जो हम लोग ऑलरेडी लगा चुके हैं। जी, ओपैम के क्वेश्चंस में एक ये चीज आपको ध्यान रखनी है, आपको सबसे पहले या तो केसीएल लगाना होगा, केवीएल नहीं लगाना है। यहाँ कहीं लूप आपका ऐसे फॉर्म नहीं हो रहा है। वी विल अप्लाई ईदर केसीएल या तो सुपरपोजिशन लगाएंगे। सुपरपोजिशन कैसे, अभी यहाँ पे देखते हैं, या वोल्टेज डिवीजन लगाएंगे। बस यही कुछ चीजें हैं जो हर ओपैम के सर्किट में लगाएंगे और उससे ओपैम के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कुछ नया नहीं करना है, सिंपली केसीएल, सुपरपोजिशन, वोल्टेज डिवीजन। अब आप लोग ये सोच सकते हैं कि ये जो तीन चीजें आप लोग ऑलरेडी नेटवर्क एनालिसिस पास करके आ चुके हैं बेटा। सो अब उस पर मास्टरी करनी है आपको। मास्टरी करनी मतलब उसको अब आपको यूं अप्लाई करना है, देखा और अप्लाई कर दिया ऐसे। क्यों? क्योंकि कल को ओपैम का सर्किट भी आपको ऐसे ही होगा कि आपको बस देखा और सॉल्व हो गया, ऐसा होना चाहिए। उस टाइम पे आपका ये पढ़ने का मतलब सक्सेसफुल होगा कि हाँ हमने कुछ पढ़ा है।
सो यहाँ पे देखिए आप लोग नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे 3 वोल्टेजेस VA, VB, VC लगे हुए हैं, उसके साथ 3 रेजिस्टेंसेस R लगे हुए हैं। अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखने वाली चीज है कि अलग अलग रेजिस्टेंसेस क्यों नहीं लगाए हैं, एक जैसा रेजिस्टेंस क्यों लगाया गया है, देयर इज अ रीजन। देन यहाँ पे पोटेंशियल है जिसको कि हम V1 नाम देते हैं हमेशा की तरह, एंड ये आपका नेगेटिव वाला टर्मिनल है विच इज V2। यहाँ पे वर्चुअल ग्राउंड कैसे लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे ये देखते हैं। क्योंकि दो पोटेंशियल प्रेजेंट है VA, V1, तो सबसे पहले अगर हमें इक्वेशन लिखनी है और IB करंट होगी, ये करंट जो कि अंदर जाएगी, तो KCL अगर लिखेंगे तो KCL से वही इक्वेशन बनेगी IA प्लस IB प्लस IC इज इक्वल्स टू IB। बट क्योंकि IB 0 होगी तो जो इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या बनेगा फॉर्म, ये V1 का पोटेंशियल हमें नहीं पता है कि ये क्या है, तो यहाँ पे V1 माइनस VA बाय R, सिमिलरली V1 माइनस VB बाय R, V1 माइनस VC बाय R, ये हो जाएगा। और यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो V1 की वैल्यू निकल करके जो आएगी वो होगी VA प्लस VB प्लस VC बाय 3। इंटेंशनली यहाँ पे R रखा गया है क्योंकि अगर यहाँ RA, RB, RC रखते तो ये इक्वेशन और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती, जो अभी आपको सिंपली डिवाइड बाय 3 के फॉर्म में मिली है। ठीक है, ये तो आपने पॉजिटिव टर्मिनल का एक पोटेंशियल V1 निकाल लिया। क्यों, क्योंकि सबसे पहले हमें यही निकालना है, उसके बाद ही हम लगा सकते हैं वर्चुअल ग्राउंड या कोई दूसरा कॉन्सेप्ट। और अगर आपको गेन भी निकालना है, हमें पता है कि नॉन इन्वर्टिंग का गेन क्या होता है 1 प्लस RF बाय R1, और इसमें भी ए क्या होगा V0 बाय जो इस टर्मिनल का पोटेंशियल होगा, यहीं से हमें निकल करके आएगा V0 इज इक्वल्स टू 1 प्लस RF बाय R1 इंटू जो उस टर्मिनल पे हम यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं V1, वो होगा। ठीक है, ये देखिए, एक तो यहाँ पे नोडल से ये V1 निकाला गया है, दूसरा सुपरपोजिशन से। सुपरपोजिशन से कैसे निकाला गया है अब ये देखिएगा। सुपरपोजिशन से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन वो वहां पे हम यूज करते हैं जहाँ पे सर्किट्स हमारे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। समझ आ रहा है आप लोगों को या नहीं, ये बताइए मुझे, समझ आ रहा है? यस मैम। यस मैम। तो अभी जो एक हमने ये V1 निकाला है, वो V1 हमने सिंपली नोडल से या KCL से निकाला है। अब दूसरा ये जो निकालेंगे वो होगा मतलब यही वैल्यू हमें निकालनी है सुपरपोजिशन के कॉन्सेप्ट से। कैसे सुपरपोजिशन के कॉन्सेप्ट से, ये देखिए। सुपरपोजिशन क्या कहता है कि अगर एक लीनियर सर्किट है और उस लीनियर सर्किट में मल्टीपल सोर्सेस प्रेजेंट हैं, तो हम एक टाइम पे एक सोर्स को कंसीडर करके आउटपुट निकालें और उन सारे आउटपुट्स को हम ऐड कर दें, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, जब तीनों को ऐड करके एक साथ, एक मिनट रुकिएगा। सुपरपोजिशन क्या कहता है कि अगर हमारे सर्किट में मल्टीपल सोर्सेस प्रेजेंट हैं, तो हम एक टाइम पे एक सोर्स को कंसीडर करके आउटपुट निकालेंगे, और जब तीनों सोर्सेस हमारे प्रेजेंट होंगे वो सारे आउटपुट्स का सम हमें टोटल आउटपुट देगा। ये होता है आपका सुपरपोजिशन। तो सुपरपोजिशन यहाँ पे कैसे लगाया गया है ये देखिएगा। पहले VA को लिया है, VB एंड VC को ग्राउंड कर दिया है। VB एंड VC ग्राउंडेड मतलब ये दोनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में, R और R अगर पैरेलल में है तो आपको क्या मिलेगा, R/2। ठीक है, तो V1 क्या मिलेगा आपको, R/2, और ये R दोनों का वोल्टेज डिवीजन R/2 इंटू VA बाय R प्लस I/2 वोल्टेज डिवीजन लगाया है। सिमिलरली जब VB प्रेजेंट होगा तो ये दोनों ग्राउंडेड होंगे, ये दोनों ग्राउंडेड होंगे तो R/2 इंटू VB बाय R प्लस R/2। सिमिलरली जब VC प्रेजेंट होगा तो ये दोनों ग्राउंडेड होंगे, तो वो क्या हो जाएगा, R/2 इंटू VC बाय R प्लस R/2। और ये तीनों का सम हमें क्या देगा, ये पोटेंशियल जो कि फाइनल वोल्टेज है विच इज V1। और इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो हमें यही मिलने वाला है। यहाँ पे हमने सिर्फ 2 लाइन में सॉल्व कर लिया है, तो जब हमें मतलब अच्छे से समझ में आने लगता है और हमें बहुत जल्दी सॉल्व करना होता है तो वहाँ पे सुपरपोजिशन अप्लाई करते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपने 1 2 3 4 स्टेप्स में निकाला है, यहाँ पे आपको 2 स्टेप्स में ही वैल्यू मिल जाएगी। सुपरपोजिशन लगाने का ये मतलब होता है कि अगर हमें और जल्दी काम करना है तो। समझ आया सुपरपोजिशन या नहीं, बताइए मुझे।
नहीं समझ आया होगा तो उसको बाद में मैं और दूसरे सर्किट्स में भी समझाऊंगी। आवाज आ रही है आप लोग को? हेलो, Yes, ma'am. हमारे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है समझ में? सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट समझ आया या नहीं? मैम एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए सुपरपोजिशन में क्या कर हेलो, Yes, ma'am. यहाँ पे इसको देखिए, ये आपके पास 3 ब्रांचेस प्रेजेंट हैं, तीनों में अलग अलग सोर्सेस प्रेजेंट हैं। एक टाइम पे जब हमें एक ही सोर्स लेना है, अगर VA बस लेना है तो जो हमारा सर्किट बनेगा वो ऐसा कुछ होगा, बाकी के ग्राउंडेड। दिस इज VA, दिस इज R, और ये जो टर्मिनल है ये है हमारा V1। तो ये जो होगा ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है ये दोनों रेजिस्टेंसेस का, तो ये हो जाएगा R2। तो जो हमारा V1 वोल्टेज होगा R/2 होगा। R और R का पैरेलल कॉम्बिनेशन हाफ ऑफ R। हमें पता है जब दो इक्वल रेजिस्टेंसेस पैरेलल में होते हैं तो उसका हाफ हो जाता है। तो अब अगर V1 निकालना है तो V1 क्या हो जाएगा, वो पोटेंशियल जो इस R/2 के क्रॉस है। तो क्या होगा V1 होगा हमारा VA इंटू R/2 डिवाइडेड बाय R प्लस R/2। सिमिलरली जब VB प्रेजेंट होगा तो बाकी के दो पैरेलल में होंगे, तो आपको क्या मिलेगा, VB इंटू R/2 डिवाइड मैम वॉइस नहीं आ रही। बेटा कनेक्शन ब्रेक हो रहा है। कोई बात नहीं, आज की क्लास हम लोग एंड करते हैं, टाइम